रशिया ने भारत को चेतावनी दी है। क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं? उस रशिया ने, जिस रशिया का हम 60 से 70% हथियार इस्तेमाल करते हैं, S-400 जो आयरन डोम हमारा है, जिसने पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया, वो S-400 रशिया से आता है। भीष्म 90 टैंक रशिया से आता है, और बहुत सारा जो हथियार है, मतलब जितना हथियार हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 60 से 70% हथियार कहाँ से आता है? रशिया से आता है। उस रशिया ने चेतावनी दी है, उस रशिया ने भारत को चेतावनी दी है, उस रशिया ने चीन को भी चेतावनी दी है, उस रशिया ने अमेरिका को लेकर ये चेतावनी जारी की। हालांकि अमेरिका और रशिया का के बीच जो पावर टसल है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कौन था? वो चीन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, तुर्की के बाद अगर खुलकर कोई समर्थन में खड़ा था तो वो देश चीन था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि चीन पाकिस्तान के समर्थन में सीधा खड़ा था? इस पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि आज के रशिया ने भारत को चेतावनी क्यों दी है। दरअसल रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने ये चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो देश है उसकी नीति यही रही है कि फूट डालो और राज करो की नीति पर ये लोग काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि मौजूदा विवाद पर नजर डालें तो सारे विवाद के केंद्र में अमेरिका रहा है। भारत चीन को बांटने के लिए एजेंडा चलाया गया। वेस्ट ने जानबूझकर एशिया पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहना शुरू कर दिया। दोनों देशों को अमेरिका लड़ाना चाहता है, दोनों देशों के बीच खाई पैदा करना चाहता है। अमेरिका की इस रणनीति से दोनों को सावधान रहना चाहिए। और पुतिन ने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहा है अमेरिका। और ये वही दौर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत से सब कुछ सेटल कर लिया जाए। शायद यही कारण था कि रशिया उस मजबूती के साथ इस वॉर टसल में, इस लड़ाई में हमारे साथ उस मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आया जिस मजबूती से चाइना खड़ा था। देखिए, अगर पिछले दिनों से आप लगाएं, अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। अब चाइना के भीतर जो प्रोडक्शन होता था वो अमेरिका में जाना कम हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग $500 बिलियन का व्यापार होता है। चाइना $350 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका भेजता है, लेकिन जब टैक्स बढ़ा तो वो सामान वहीं सड़ने लगा। चाइना का जो सामान था वो चाइना के बंदरगाहों पर रह गया, चाइना के भीतर ही रह गया, और लगभग 1 महीने तक ये वॉर टसल चला। इस बीच में भारत ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की दुनिया में, अमेरिका में, कि जो प्रोडक्शन चाइना, जो चीज़ें चाइना भेजता है बाहर देशों में, वो चीज़ें भारत भेजे। ठीक वैसा ही था जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया, जो छोटे छोटे देश हैं जिन्हें बहुत कम या फिर थोड़े बहुत ज़्यादा या फिर थोड़े बहुत छोटे या फिर बड़े हथियार चाहिए होते हैं, उन्हें वो डिलीवर नहीं कर पाया। उस मार्केट को कैप्चर किया भारत ने। हालांकि किया ये रशिया की मदद से ही, ऐसा नहीं कि रशिया से अलग जाकर अपने मार्केट कैप्चर किया। यही कारण था कि 10 साल पहले जो हथियार हम लगभग 650 करोड़ का एक्सपोर्ट किया करते थे, वो हथियार आज 2025 में हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप को लगा कि भारत इस मार्केट पर धीरे धीरे कब्जा कर सकता है, भारत के भीतर वो पोटेंशियल है, तब क्या किया ट्रंप ने किया कि चाइना को वो टेबल पर लेकर आ रहा। चाइना के सामने अमेरिका ने घुटने टेके और जो 145% का टैक्स था उसे घटाकर 30% कर दिया गया। अब रशिया की तरफ से जो कहा गया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन हुआ करता था उसे वेस्ट ने क्या कहना शुरू कर दिया? इंडो पैसिफिक रीजन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना उसे काउंटर करे। क्योंकि पहले नंबर की अगर दुनिया में अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका है, उसके बाद 19 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है वो चाइना की है, जो अमेरिका के ठीक बाद है। भारत भी 5वें नंबर पर खड़ा है। तो हालांकि चाइना को इतना मौका देने वाला, चाइना को वहां तक पहुंचाने वाला, चाइना की मदद करने वाला अमेरिका ही था, लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि चीजें इतनी तेजी से विकसित होंगी, चाइना अपने आप को इतनी तेजी से विकसित करेगा और एक दिन उसे ही वो टक्कर देगा। तो ये चेतावनी रशिया की तरफ से भारत को दी गई है कि इस देश से संभल कर रहना होगा। यही वो देश है, डोनाल्ड ट्रंप जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे उससे पहले सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। हालांकि दोनों देशों ने मिलकर ये बातचीत की, लेकिन ट्रंप ने इसका क्रेडिट खाना चाहा।
ट्वीट किया, लगातार दुनिया में ट्वीट करते रहे, बयानों में बताते रहे, मिडिल ईस्ट में भी जो 3-4 दिन का उनका यात्रा थी उसमें लगातार इस बात को कहते रहे। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट से वो बाहर गए, तुरंत वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कह दिया कि इस सीज फायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस सीज फायर को भारत और पाकिस्तान दोनों ने बैठ के किया है। अब रशिया, चाइना और इंडिया एशिया में एक नई ताकत है। एशिया में अगर ये तीनों ताकतें मिल जाएं तो फिर वो अमेरिका को क्या, फिर पूरी दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। दुनिया में जो पावर का जो टसल चल रहा है अमेरिका और देशों के बीच, उस पावर ऑर्डर को कहीं ना कहीं ये तीनों देश बदल सकते हैं। यही कारण है कि जब आपको याद होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें डी-डॉलराइजेशन की बात हुई थी, जिसमें अमेरिका ने डांटते हुए, फटकारते हुए भी ब्रिक्स देशों को कहा था कि अगर डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की, मतलब डी-डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर से अलग, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अपनी एक अलग करेंसी बनाना चाहते थे। ये सारे देश मिलकर उस करेंसी में व्यापार करें जिससे कि डॉलर का जो प्रभुत्व दुनिया पर है वो कम हो सके। उसमें भी जब अमेरिका ने धमकी दी तब भी भारत पीछे हटा। हालांकि डी-डॉलराइजेशन पर वाकई में विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है और इसे एक नए आयाम तक या फिर कहीं के अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अब एक कहें कि तानाशाही वाले रवैये में आ गया है, वो कहीं ना कहीं किसी भी लिहाज से दुनिया के लिए सही नहीं है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में भारत और चीन के बीच टसल चलता रहे, भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो चलता रहे, जिससे उसके हथियारों का जो व्यापार है वो चलता रहे, क्योंकि उसकी जीडीपी में, अमेरिका की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा हथियारों को बेचकर वो कमाता है। अब मिडिल ईस्ट में जब गया तो सऊदी अरब को 142 बिलियन डॉलर के हथियार सऊदी अरब को चिपका दिया अमेरिका ने। 600 बिलियन डॉलर की लगभग डील की है, 4 साल में डील पूरी होगी। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील कतर के साथ की, उसके बाद शायद 200 बिलियन डॉलर की डील उसने यूएई के साथ भी की। तो मतलब मोटा मोटी से अगर कहें कि 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा वो समेट कर यहाँ से लेगा, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार यहाँ ट्रंप सप्लाई करेंगे। जब 2017 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी सबसे पहली यात्रा उन्होंने सऊदी अरब में ही की थी, क्योंकि यहाँ से पैसा बटोरना उनके लिए आसान है। सऊदी अरब के लिए ईरान को अघोषित दुश्मन अमेरिका ने बनाया हुआ है, रशिया को माफ कीजिएगा, सऊदी अरब को बताया हुआ है कि ईरान तुम्हारा दुश्मन है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को हथियार खरीदने पर मजबूर करता है, यूएई कतर को हथियार खरीदने पर मजबूर करता है। वही का अब चीज वो अमेरिका करना चाहता है भारत और चाइना के बीच, क्योंकि दोनों ही बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत जिस गति से बढ़ रहा है, 6.5% की ग्रोथ रेट से भारत बढ़ रहा है, दुनिया में कोई देश इस ग्रोथ से नहीं बढ़ रहा है, उससे अमेरिका परेशान है। और अमेरिका अब यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो पावर टसल है वो चलता रहे। अब यहाँ अमेरिका और रशिया का मामला भी समझ लीजिए। अफगानिस्तान में यूएसएसआर रहा करता था, अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद से आईसिस बनाया हो, अलकायदा बनाया हो, यूएसएसआर को वहां से खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद सीरिया की बात करें, सीरिया में अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, जहां तख्ता पलट हुआ और जिसने तख्ता पलट किया अल सूरा, उसके ऊपर अमेरिका ने 83 करोड़ रुपए का मतलब $10 मिलियन का इनाम रख दिया। लेकिन मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जब आते हैं, व्यापार जब करते हैं, 600 बिलियन डॉलर की जब डील वो सऊदी अरब के साथ करते हैं, तो उस आतंकी को के साथ वो हाथ में मिलाते हैं, चाय भी पीते हैं और एक स्मार्ट पर्सनैलिटी भी बताते हैं और साथ ही उसे सीरिया का राष्ट्रपति भी मान लेते हैं। अब सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार थी वो हमेशा से रशिया के समर्थन से चलती थी, मतलब पिछले 50 साल से। शायद 1970 में बशर अल असद के जो परिवार के उनके पिताजी जो थे, उन्होंने वो जनरल हुआ करते थे, उन्होंने वहां तख्ता पलट किया और उसके बाद से लगातार बशर अल असद का परिवार सीरिया में सत्ता चला रहा था। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, 60,000 से ज्यादा रशिया के सैनिक रहा करते थे सीरिया में, तो रशिया के सैनिकों की हानि हुई, रशिया को अपने सैनिकों को बुलाना पड़ा। कहां से? सीरिया से। वहां प्रभुत्व कम हुआ बशर अल असद का और कारण यह हुआ कि बशर अल असद को वहां से भागना पड़ा और रशिया में जाकर छिपना पड़ा। तो एक तो प्रभुत्व कम हुआ है रशिया का अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका यही चाहता है कि वो कि कुछ भी करे लेकिन रशिया को नीचा दिखाए। वही काम उसने किया अफगानिस्तान में, 2 दशकों तक लगातार लड़ाई चलती रही, वही काम किया उसने सीरिया में। और अब रशिया नहीं चाहता कि अब आगे भी उसका प्रभुत्व कम हो और अमेरिका इतना ज्यादा मजबूत हो जाए, इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि किसी भी देश को वो अपने इशारों पर नचा सके। भारत को भी अब सख्ती के साथ रिटेलिएशन करने की जरूरत है। जिस तरीके से
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था अमेरिका को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था अमेरिका को। अब वैसे ही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका की नीतियों को समझेंगे, जो फूट डालो राज करो की नीति है उसे समझेंगे और इससे बाहर आएंगे और अमेरिका को जवाब देंगे। बाकी जिस तरीके की चेतावनी या फिर कहें कि जिस तरीके से चेताया है रूस ने भारत को, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।